कर सकते हैं। प्राणायाम से पहले आप सभी अपनी स्थिति बनाएं। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, जिस भी आप स्थिति में अधिक देर तक बैठ पाए, आप उस स्थिति में आ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें। कमर को सीधी कर दें। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बना के रखना है। हाथों को दोनों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं और 10 टाइम्स डीप ब्रीथिंग करनी है मुझे। पहले अधिक से अधिक श्वास को बाहर खाली करना है, नाभि को अंदर लेके जाना है और फिर धीरे धीरे इस श्वास को भरना है, फिर पेट को फुलाना है। और अब इसी आवृत्ति को आपको दोहराना है 10 टाइम्स। अपनी श्वासों को स्थिर बनाना है आपको डीप ब्रीथिंग के माध्यम से। शांत हो जाएं, अपनी श्वासों पर ध्यान लगा दें। कितनी सहजता से श्वास अंदर आती है और फिर बाहर जाती है। हम जान चुके हैं प्राणायाम करने से हमारे स्वास्थ्य में काफी प्रभाव पड़ता है। अब हम समझने की बात करते हैं कि जो हम बंदों पे बात कर रहे थे, वो प्राणायाम करते समय 3 कौन सी क्रिया की जाती हैं जिन्हें समझकर हम बंद लगाने की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। तो नंबर 1 पूरक, यानी कि नियंत्रित गति से श्वास अंदर लेना की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। श्वास को अंदर लेते समय लय और सही अनुपात का होना बहुत आवश्यक है। इसे हठ योग में अभ्यंतर वृत्ति भी कहा जाता है। नंबर 2 कुंभक। हर व्यक्ति में श्वास रोकने की अलग अलग क्षमता होती है, अतः कोई भी व्यक्ति कम समय तक और कोई अधिक समय तक श्वास को रोक सकता है। इसी अंदर ली हुई श्वास को रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। इसे हठ योग में स्तंभ वृत्ति कहा जाता है। नंबर 3 रेचक। यह प्राणायाम की तीसरी तथा आखिरी क्रिया है, अर्थात इस क्रिया में अंदर ली हुई श्वास को, रोकी गई श्वास को विधि पूर्वक बाहर निकाला जाता है। श्वास बाहर निकालने की इसी प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है तथा हठ योग में इसे बाह्य वृत्ति भी कहा जाता है। यानी कि आप समझ चुके थे कि बंद क्या है। बंद के बाद रेचक, पूरक और कुंभक 3 स्थिति होती है। श्वास को लेना, श्वास को लेकर रोकना और फिर छोड़ना, या श्वास को लेकर फिर रुकना कुंभक की स्थिति होती है। ये अपनी क्षमता अनुसार हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो बात करते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के बंधों को कहा गया है। जैसे 3 बंध होते हैं ना, मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। ये अलग अलग बंध हैं और इनको हम अलग अलग लगाएं तो अलग अलग हमें लाभ भी मिलता है। लेकिन जब हम इन तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं, फिर वो चौथा बंध बन जाता है, महाबंध। तो इन 3 बंधों को लगाकर हम इसको करेंगे तो हमें काफी लाभ मिलता है हमें प्राणायाम में, और हमारी कुंडलिनी शक्ति बढ़ती है और शरीर के जो विकार होते हैं बहुत तेजी से बाहर होते हैं। चलिए श्वासों को सामान्य कर देते हैं। सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, आप नेत्रों को खोल सकते हैं समझने के लिए, और जिसको वैसे ही समझ में आ जाए तो आप नेत्र बंद करके सिर्फ थोड़ा सा, जब तक आगे ना कराएं तो डीप ब्रीथिंग करते हैं और समझते रहें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मूल बंध की।
मूल बंध की बात करते हैं, तो मूल बंध की जब बात आती है तो इसके पैरेलल एक हमारी क्रिया होती है, एक मुद्रा होती है जिसको हम अश्वनी मुद्रा कहते हैं। तो मूल बंध लगाने से पहले हम थोड़ा सा अगर अश्वनी मुद्रा के बारे में जान जाए ना, तो हम आसानी से मूल बंध लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अश्वनी मुद्रा यानी कि अश्व यानी घोड़े से ली गई ये मुद्रा। घोड़ा जब इस मुद्रा का प्रयोग करता है तो उसे शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार की मार्केट में जो चीज अवेलेबल होती है जिसमें पावर का यूज होता है, शक्ति का यूज होता है या शक्ति का प्रतीक होती है, तो वहां पर हॉर्स पावर लगा दिया जाता है, यानी कि घोड़ा अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक होता है। तो अश्व प्लस भाव यानी कि भगीमा, घोड़े का रवैया, चक्र सक्रियण, मूलाधार। मूलाधार का प्रारंभिक अभ्यास, ये अभ्यास एक घोड़े के गूदा मल से संबंधित है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब घोड़ा अपना मल अपनी आंतों में से खींचकर बाहर त्यागता है, उसके बाद वो अपने एनस को सिकुड़ता है और ढीला छोड़ता है। कॉन्टैक्ट रिलैक्स, तो उससे क्या होता है, उसको पावर मिलती है। तो सेम अगर हम बात करें, अश्वनी मुद्रा किसी आसन को करते हुए प्राणायाम के अभ्यास के दौरान या ध्यान करते समय किया जा सकता है। इससे मुख्य लाभ प्राप्त करने के लिए इसे निश्चित रूप से हम आसानी से बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी इस मुद्रा का हम अभ्यास ले सकते हैं। तो ये अश्वनी मुद्रा थी। सेम इसी प्रकार से हम बात करें मूल बंध की। मूल बंध में भी यही होता है कि हम पद्मासन, सुखासन जिस स्थिति में बैठे हों, फिर हम इसका अभ्यास लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज मूल बंध का अभ्यास लेंगे। सभी स्थिति बनाएं और हाथों को, हथेलियों को पलट के घुटने पे रख लें। एक डीप ब्रीथिंग लें और श्वास को सामान्य करें पहले। श्वास है मेरी सामान्य। अब क्या करना है, अपने मल त्यागने वाले स्थान को आपको ऊपर की ओर खींचना है और फिर उसको ढीला छोड़ना है। अपने एनस को ऊपर खींचना है और ढीला छोड़ना है। श्वास भरें ऊपर, श्वास भरें ढीला, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें ढीला। जो साधक में समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कर सकते हैं, आंखें बंद कर लें और एक उच्चारण करेंगे। हाँ मुंह से बोलकर, माँ को मुंह बंद करके बोलेंगे, हम हम। जब आप हम बोल रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एनस पॉइंट है वो ऊपर की ओर खींच रहा है। तो वही एनस पॉइंट हमको मल त्यागने वाले स्थान को ऊपर की ओर खींचना होता है, फिर उसको छोड़ना होता है। हल्के से करना है, झटका नहीं देना है। करें इसको, कोशिश करें। पहले मूल बंध की अभ्यास लें हम। आंखें बंद, सारा ध्यान सिर्फ मूल बंध पर लगाएं। अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट एवं रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। कम से कम 5 से 10 बार इसका आप अभ्यास करें। इस बंध का नियमित अभ्यास करने से काम वासना वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो सामान्य स्थिति में आ जाती है। वीर्य संबंधी रोग नहीं होते। भयानक से भयानक कब्ज से भी छुटकारा मिलता है। इसके निरंतर अभ्यास से बवासीर की समस्या भी जल्दी से ठीक हो जाती है। ये इसके लाभ हैं।
आप इस अभ्यास को करते समय एक मन ही मन मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम मूलवंत नमो नमः, ओम मूलवंत नमो नमः। इसका अभ्यास से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये तो थी मूलवंत। आपको पता चल गया होगा मूलवंत कैसे लगाते हैं। जो नए साधक हैं, अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आए तो कक्षा के अंत में आप पूछ सकते हैं। चलिए, सेकंड बंद की हम बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं उद्यान बंद। उद्यान बंद में क्या होता है कि हम अधिक से अधिक श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हैं, तो नाभि हमारी अंदर जाती है, रीढ़ मूल से लग जाती है। तो जब नाभि रीढ़ मूल से लग जाती है तो यानी कि हमारा उद्यान बंद लग गया। अब हमें यही होल्ड करना है, क्षमता अनुसार होल्ड करना है, रुकना है, खींच के रखना है नाभि को जब तक संभव हो। यथाशक्ति इस स्थिति में बने रहे, फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास को बाहर खाली कर दें। और स्टार्टिंग में पहले आप इस क्रिया को 5 से 8 बार करें, और बाद में जब अभ्यास आपका बढ़ जाए तो आप इसको 15 से 20 बार करें। आपको सावधानी लेकिन इसमें रखनी है, सुन लीजिए सारे बहन भाई, इसमें आपको सावधानी भी जरूरी है। यदि पेट में कोई घाव या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो आप इसका अभ्यास कदापि ना करें। हर्निया, हाइपर एसिडिटी, हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप व कमर दर्द की समस्या होने पर भी आप इस बंद का अभ्यास ना करें। अभी तो ये भरी सांस में करना है या खाली सांस में करना है? ये खाली श्वास में करना है। उद्यान बंद जो होता है खाली श्वास में ही करना होता है, क्योंकि जब हम श्वास को बाहर कर देते हैं तो नाभि अंदर जाती है, जो रीढ़ से लग जाती है। इस स्थिति में ही उद्यान बंद का प्रयोग करते हैं, श्वास को बाहर कर कर। ठीक है सर जी? ठीक है जी। इसके लाभ भी बड़े अच्छे हैं। लाभ की अगर हम बात करें तो ये शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है तथा आयु में वृद्धि करता है, शरीर को हष्ट-पुष्ट भी बनाता है तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। तो वो पेट में बल देता है। आंतों की और पेट में जिसकी समस्या रहती है ना, अगर कंटिन्यू आप इसका अभ्यास करें इस बंद का, तो आपकी पेट की समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। इस बंद का प्रयोग पेट की आंतरिक चर्बी को कम करने के लिए भी होता है। अगर हम बात करें, कईयों का पेट ज्यादा निकल जाता है, वो कहते हैं हम कैसे करें, हम कैसे लगाएं, तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या करना होता है, कपालभाति और अग्निसार क्रिया का अभ्यास करना होता है, जिससे उसके पेट की जो मांसपेशियां होती है, जो चर्बी होती है, वो फ्लेक्सिबल बन जाती है, जो हमें उद्यान बंद के लिए तैयार करती है। तो इसलिए हमने उद्यान बंद का या बंदों का जो चर्चा का विषय लिया वो तीसरे कक्षा में लिया है, प्राणायाम साधना की। झटके से नहीं करना है इसको, सिर्फ आराम से श्वास भरनी है, श्वास बाहर, अंदर और रुकना है। ये किडनी की समस्याओं में भी विशेष लाभ पहुंचाता है। इसके निरंतर अभ्यास से मूत्र दोष का निपटारा होता है तथा बार बार पेशाब आने की जो समस्या है, इससे हम कंट्रोल में कर सकते। चलिए सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये तो हमारा था उद्यान बंद। 2 बंद हो गए, मूल बंद, उद्यान बंद। अब हम बात करते हैं जलंधर बंद की, जो तीसरा बंद है। तो जलंधर बंद में क्या होता है, शायद कई भाई बहनों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है जलंधर बंद में। वो क्या करते हैं कि जलंधर बंद लगाते समय गर्दन को भी मोड़ देते हैं। गर्दन को मोड़ने से हमारी श्वास की नली ज्यादा नहीं रुकती, श्वास नहीं रुकती, श्वास का फिर भी आना जाना रहता है। श्वासों का रोकना कुंभक स्थिति जिसे हम बोलते हैं, तो हर बंद में कुंभक की स्थिति जाती है। तो जलंधर बंद में हमें क्या करना होता है, अपनी चिन, अपनी ठोड़ी को इस प्रकार से लॉक करना होता है। जो हमारे यहाँ पर वक्ष स्थल के ऊपर गले के यहाँ पर गड्ढा होता है ना, इस चिन्ह को यहाँ लगाना होता है। गर्दन को पूरा नहीं मोड़ना, सिर्फ
ठोड़ी को यहाँ लगाना है, लॉक करना है, जिससे हमारी जो श्वास की नली है वो उसमें अवरोध आता है, वो रुक जाती है, तो वो कुंभक की स्थिति कहलाती है। तो इस स्थिति में आपको लगाना है, तो ठोड़ी और छाती की हड्डी से टच कर कर आपको रोकना है। इस बंद से हमारे सिर और दिल, दिमाग, मेरुदंड तथा गर्दन की मांसपेशियों में काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारा दिमाग ही हमारे सभी अंगों को संदेश पहुंचाने का काम करता है। अतः इस बंद के प्रभाव को हमारे मस्तिष्क में फैली हुई सारी नाड़ियों में, जाल में रक्त सुचारू रूप से पहुंचता है। तो चलो इसका भी अभ्यास करेंगे। श्वास खाली करो और बंद लगाओ। यथासंभव रुको, फिर धीरे धीरे बंदों को खोल दो। 4 से 5 बार इसका अभ्यास करें। इस मंत्र में भी आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम जलंधर बंद नमो नमः। जब भी आप इस बंद का अभ्यास करें तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह सही गति से होता है तो हमारे शरीर में सही समय पर सही निर्देश देने लगता है, जिससे फलस्वरूप हमारे अन्य अंग भी सही प्रकार से कार्य करने लगते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसके सुंदर इसके लाभ हैं, लेकिन इसमें भी आपको बहन भाइयों को एक सावधानी रखनी है। यदि गले में कोई तकलीफ हो या गले में दर्द हो तो इस बंद का अभ्यास नहीं करना है। सर्दियों में जुकाम होने पर भी इसका अभ्यास नहीं करना है आपको। इस बंद का अभ्यास बलपूर्वक और जबरदस्ती ना करें, क्योंकि हमारा जो गर्दन वाला पोर्शन है नाजुक होता है, बड़ी नाजुक नसें होती है, तो बहुत आराम से इसका अभ्यास करना है। राइट, चलिए, ये बात थी हमारे तीसरे बंद की। हमने बात करी मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद की। अब हम बात करते हैं इन तीनों बंदों को जब हम एक साथ लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? महाबंद। महाबंद बोलते हैं। और ये महाबंद कब लगाए जाते हैं? जब हम श्वास भरते हैं और श्वास खाली करते हैं, फिर तीनों बंदों को लगाते हैं, तो उसको महाबंद बोला जाता है। तो इसका अभ्यास एक बार सभी 5 बार करें। श्वास भरें, श्वास बाहर। सबसे पहले मूल बंद लगाएं, फिर उद्यान बंद लगाएं, फिर जलंधर बंद लगाएं। तीनों बंदों को लगाएं, यथासंभव रुकें, और जब ना रुका जाए धीरे धीरे नीचे से लगाना स्टार्ट करा था, अब ऊपर से बंदों को खोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। और सामान्य स्थिति में बैठ के फिर एक बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे और फिर दोबारा श्वास को बाहर करेंगे और फिर तीनों बंदों को लगाएंगे। करें। महाबंद का अभ्यास करने से शरीर में फैली सारे नस नाड़ियों में कहीं पर भी अवरोध होने पर या कोई भी टॉक्सिक इकट्ठा होता है, इस स्थिति में विशेष आपको लाभ मिलता है। अर्थात शरीर में टॉक्सिन से मुक्त होकर स्वस्थ होता है और शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। इससे नियमित अभ्यास से भूख बढ़ती है तथा शरीर की पाचन शक्ति में सुधार आता है। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम करने समय बंद लगाने को लेकर लय और अनुपात का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम प्राणायाम करते समय लगाए हुए बंदों से पूर्ण लाभ उठा सकें। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में पाइप का एग्जांपल दिया था कि पाइप में कचरा होता है, अगर हम प्रेशर से पानी डालते हैं तो वो पाइप साफ हो जाता है। तो वैसे हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो वैक्यूम, एक वैक्यूम की तरह भी हमारे ये बंद काम करते हैं। जब हम श्वास भर के खाली करके रुकते हैं, यानी कि कुंभक की स्थिति हो जाती है, और जब हम इसको प्रेशर से छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में सारी रक्त नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चलने लगता है और जो टॉक्सिल्स हमारे नस नाड़ियों में रुके हुए हैं वो वहां से भी बाहर आ जाते हैं। तो इतना अच्छा महाबंद का अभ्यास है, महाबंद का लाभ है। तो आप इसको नियमित रूप से एक एक बंद का प्रयोग आप कर सकते हैं और
तीनों बंद का भी अभ्यास आप ले सकते हैं। चलिए, श्वास से सामान्य करें, सामान्य स्थिति में आ जाएं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं एक बार, फिर से 2 से 3 बार डीप ब्रीथिंग करें। शांत। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम का अभ्यास हम लेंगे कपालभाति प्राणायाम का। तो कपालभाति के लिए पुनः एक बार हथेली को पलट के घुटने में रख दें और जो अभ्यासी साधक हैं वो आप ज्ञान मुद्रा में ही रहने दें और श्वास भरें। अब मूल बंद लगाएं और अब श्वासों को झटकना प्रारंभ करें। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, यानी कि आपकी एक आवृत्ति के बाद दूसरी आवृत्ति में जरूर अंतर होना चाहिए। कपालभाति में आपको जल्दी जल्दी नहीं करना कि कई जने भस्त्रिका की तरह भी करने लगते हैं, नहीं, सिंपल श्वास को छोड़ना है शक्ति लगा के। सिर्फ अपना ध्यान श्वासों को छोड़ने पे लगाना है। जब श्वास आपकी बाहर तो नाभि अंदर, आपका मूल बंद लगा हुआ है, बहुत अच्छा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ रहा है। उस प्रभाव को महसूस करते जाएं और श्वासों को बाहर झटकते जाएं शक्ति के साथ। करें इसको 3 से 4 मिनट, तो इसका अभ्यास करें तो आपको इसका लाभ मिल सके। प्राणायाम पे तो जरूर हमें ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से हमें प्राणायाम करते रहना चाहिए। कपालभाति का आपको सबको ही लाभ पता है, बहुत अद्भुत लाभ हैं इसके। पेट की सारी समस्याएं समाप्त, इंटरनल ऑर्गन्स प्रभावित हो जाते हैं सारे। निवेदन है, जिसके कैमरे बंद हैं वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। प्राणायाम हम कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, इसमें कोई खड़े होने का काम नहीं है। तो अपने अपने कैमरे ऑन करें ताकि जो शिक्षक आपको करा रहे होते हैं उनको भी पता चले कि आप कैसा अभ्यास कर रहे हैं, कहीं अभ्यास में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। करते रहें। जो साधक थक जाते हैं श्वास खाली करके वापस आए, फिर प्रारंभ करें।
चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बनाना है, कोई सुकड़न नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कि कहीं रही पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर कपाल मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोट से तो शरबत नहीं मिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। दुनिया में जीत क्या है। लास्ट 1 मिनट और करना है, बस करें। चेहरे पे चमक आ जाएगी। इतना अच्छा, इतना अद्भुत लाभ है इसका, और आपके पेट की जितनी समस्याएं हैं वो समाप्त होने लगती हैं, और पेट की चर्बी भी आपकी कम हो जाएगी। बहुत अच्छा लाभ, करें। चरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका। धीरे धीरे अपने अपने आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे अब वापस, यानी कि अधिक से अधिक श्वास को बाहर करेंगे। अब लगाएं त्रिबंध। जब ना रुका जाए तो बंदों को खोलें और एक बार फिर श्वास भरें। जलंधर बंद और मूल बंद लगाएं और फिर यथाशक्ति रुकें। और जब ना रुका जाए तो बंद को खोलें। त्रिबंध का अभ्यास हम बाह्य प्राणायाम में करते हैं। बाह्य प्राणायाम होता है, तो बाह्य प्राणायाम का जब भी नाम आता है यानी कि त्रिबंध का अभ्यास करना होता है। तो बाह्य प्राणायाम में क्या करना होता है, श्वास भरकर फिर श्वास को अधिक से अधिक खाली कर फिर तीनों बंदों को लगाना होता है। यानी कि महाबंध का अगर अभ्यास करना है तो त्रिबंध प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम में आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आप इसका अभ्यास करें, श्वासों को सामान्य कर दें, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में ले आएं। अभ्यास को महसूस करें, लाभ को महसूस करें अपने शरीर पर। बहुत अच्छा लाभ मेरे मन मस्तिष्क तक प्रभाव। प्राणायाम से मेरे चेहरे की ललाट पड़ जाती है। आइए अगला प्राणायाम लेते हैं। लास्ट हमने भी करा था, तो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आज हम फिर करेंगे, हमारे गले के लिए, हमारे कंठ के लिए। तो कैसे करना है आपको लास्ट टाइम पता ही था। ज्ञान मुद्रा में रख के कर सकते हैं, सही है, नहीं तो आप हथेली को दोबारा पलट सकते हैं और आपको जीभ को मोड़कर अपने तालू से लगाना होता है। जलंधर बंद की तरह आपको ठोड़ी को कर्णपूट से लगाना होता है और फिर श्वासों को भरना होता है। यानी कि हर बार श्वास आपके गले में जब आए, भरे, तो गले में टकरा कर आए। अधिक से अधिक श्वास भरें और लगे हुए बंद में रुकें। यथासंभव आप रुकें, और जब ना रुका जाए तो राइट हैंड का अंगूठा राइट नोस्ट्रल पे रख के लेफ्ट हैंड से
गर्दन को ऊपर करते हुए श्वास को बाहर कर दें, रिलैक्स। तो फिर दोबारा इसका अभ्यास करें, यानी कि 4 से 5 बार इसका अभ्यास आपको करना है। बहुत सुंदर लाभ है इसका। दोबारा से करें। यथासंभव रुकना है। आप सबको अपनी कैपेसिटी पता है कि आप कितनी देर रुक पाते हैं, आप उसी अनुसार आपको रुकना है और आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना भी है। इसके अभ्यास से ही आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। अभी 2 बार और इसको दोहराएं, आपके कंठ को बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। जलंधर बंद का आपको ध्यान रखना है, गर्दन को ज्यादा नहीं झुकाना है, सिर्फ ठोड़ी को आपको कंठकूप पे लगाना है। जीभ को तालू पे लगाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। जीभ को मोड़ के तालू पे लगाने से जब हम इस अभ्यास को करते हैं ना, हमारा कंठ सूखता नहीं है। हमारा रस, जीभ को मोड़ लेते हैं तो रस हमारे गले में जाता रहता है, जिससे हमारा गला नम रहता है। तो इसको हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। इसको लगा के इसका अभ्यास करने से आपको काफी अच्छा लाभ मिलता है। आप इसमें श्वास को हिचकी की तरह भी ले सकते हैं और खर्राटे की तरह भी ले सकते हैं, जैसा आपको समझ में आता है वैसा आप करें। वापस ये सिंपल तरीका है इसका। और फिर एक तरीका इसका ऐसा भी है कि हम श्वास भी वैसे ही भरते हैं और उसके बाद खाली भी हमें उसी पोजीशन में करनी होती है, यानी कि खेचरी मुद्रा में गर्दन को मोड़े हुए को सांस खाली करनी होती है। एक इसका तरीका यही है। तो पहले हम सिंपल तरीके का अभ्यास करें ताकि हमें अच्छी तरह इसका अभ्यास हो जाए। चलिए वापस आए और अब गले को सहला लें। और जो आपके मुंह में जो सलाइवा है उसको आप गटक लें, क्योंकि काफी अच्छे लाभ हैं उस सलाइवा के। आपके पेट में आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है वो। धीरे धीरे वापस आए। सर जी एक बात पूछनी थी। बहन जी, सर जी मेरे तो दोनों पैर सो जाते हैं जिस टाइम ये बैठ के करते हैं। तो आप दीवार के सारे पैरों को सीधा कर दो। आप दीवार के सारे बैठ जाओ, पैरों को फैला लो, आराम से बैठ। फैला सकते हैं? हाँ जी, फैला सकते हैं जरूर। अगर आपको और भी ज्यादा समस्या, ज्यादा देर नहीं बैठा जाता ना सर जी। आप चेयर पे बैठ के भी इसका अभ्यास करें, लेकिन जब आप जमीन पे बैठ के कुछ बिछाएं जरूर। और जब कमर हो, कमर के पीछे पिलो तकिया कुछ आप रख सकते हैं, ताकि आपकी जो कमर है, पीठ है, वो दीवार के कांटेक्ट में डायरेक्ट ना हो, उसके बीच में आप कुछ लगाएं, इससे आपको एनर्जी वो खत्म होती है। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे थे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की। लास्ट 2 कक्षा में हमने आपको बताया कि नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है हम उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, और 2 प्रकार हमने बताए थे नाड़ी शोधन पर प्राणायाम करने के। आज हम तीसरे नाड़ी शोधन की बात करते हैं। तो नाड़ी शोधन की अगर बात करें और अनुलोम विलोम की बात करें तो हम आपस में इसको एक दूसरे का वर्जन बोल सकते हैं। तो वैसे ही आप हाथ ज्ञान मुद्रा में लाके राइट हैंड से ज्ञान अपनी स्थिति बनाएं, इस प्रकार से या इस प्रकार से, जो भी आपको सहूलियत हो, आपको बताया गया था। और नाड़ी शोधन का तीसरा अभ्यास कैसे करना है
जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही आपको लेफ्ट साइड से श्वास को भरना है और श्वास भर के फिर राइट साइड से खाली करना है और फिर राइट साइड से भरकर लेफ्ट साइड से खाली करना है। ये एक आवृत्ति हुई। इस आवृत्ति को आपको 5 बार दोहराना है, बहुत धीरे-धीरे शांत मन से। जब 5 बार ये अभ्यास हो जाए, तो पहले हमने स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से शुरू करा था ना, अब 5 बार हमने राइट से शुरू करना है और राइट पे खत्म करना है। ठीक है? पहले 5 बार हमने करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट पे खत्म करना है और फिर 5 बार हमने राइट से चालू करना है और राइट पे खाली करना है। श्वासों को लेना और छोड़ना। चलिए, बहुत आराम से करें, सरल स्वभाव से। इतने धीरे-धीरे श्वास को भरना है कि मुझे खुद को ऐसा लगे कि मैं श्वास को ले रहा हूं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। इतनी धीरे-धीरे आपको श्वास को भरना और खाली करना है और अपने मन को अपनी श्वासों पे लगा देना है। देखो तो सही कि श्वास को कैसे हम ले रहे हैं और फिर कैसे छोड़ रहे हैं, उसका महत्व देखो। जब आप श्वास ले रहे हैं तो अपने मन में भावना लाओ कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, मेरे प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जब आप श्वास को खाली करें तो वो मेरा कर्म है जो मैं अपने संसार में दे रहा हूं। तो इसी को ध्यान रखे आपको इसका अभ्यास करना है। डीप ब्रीथिंग का भी इसमें अभ्यास हो जाता है। दोनों सुर प्रभाव में आ जाते हैं। साथ में हमारी जो नाड़ी होती है वो भी प्रभाव में आ जाती है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। बहुत अच्छा अभ्यास। 5-5 बार इस आवृत्ति को दोहराना है। तो इस दौरान मुझे लगता है मेरा हाथ नहीं थकेगा। ध्यानात्मक प्राणायाम में हम इसको शामिल करते हैं। मेरा मन ध्यान की ओर अग्रसर हो जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग का वर्णन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि। तो ध्यान की ओर से मेरा मन जब 5-5 बार दोनों हाथों से आवृत्ति हो जाए, यानी दोनों शुरू से आवृत्ति हो जाए, तो वापस आए। आदरणीय बहन मंजू लावन जी, आप शायद अपने बाएं हाथ से कर रहे हैं, उल्टे हाथ से कर रहे हैं, इसको सीधे हाथ से करना है। सीधे हाथ से हम अनुलोम विलोम करते हैं और नाड़ी शोधन करते हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। 5-5 बार जब आवृत्ति हो जाए तो आप वापस आ जाएं, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में ले आएं। और अपने आप को शांत करें और शांत होकर बैठ जाएं। सिर्फ सारा ध्यान अपनी श्वासों पे लगाएं, आती जाती श्वासों पे लगाएं। अपनी शरीर को और अपनी श्वासों पर ध्यान दें और अपने शरीर को देखें। कुछ देर, कुछ मिनट शांत। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। तिलक बिंदी लगाने वाले स्थान पे ले जाएं। ओम के गुंजन को
अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को विराम दें। विराम, विराम। ध्यान से वापस आने के लिए एक ओम उच्चारण, श्वास भरें। वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ लयबद्ध एक साथ सब मिलके। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शोनं भवतु, सबका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना, मृत्युर्मोक्षयमामृता। ओम शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें। किए गए पाठ का अपने शरीर पर प्रभाव महसूस करें। विश्व में सब शांत हो, मैं भी शांत हूँ, यही मेरी प्रार्थना है। सब स्वस्थ हो। दोनों हाथ उठा के अपने प्रभु का नमन। हाथों में घर्षण, हथेलियों में घर्षण, ऊर्जा ऊष्मा थोड़ा तेज
इस ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर धारण करें, जहां दुख दर्द हो वहां अवश्य लगाएं। एक बार फिर घर्षण कर अब की बार इस ऊष्मा को अपने नेत्रों पर रखें, पलकों को सहलाएं और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। आप सबको नमन, धरती माता को नमन, धन्यवाद आप सबकी उपस्थिति के लिए और आपके अनुशासन के लिए। और साथ में ही हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सर, मैडम और आदरणीय बहन नीलम शर्मा जी हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत सुंदर आपने साधना कराई। आपके जो ट्रिप के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया आपने। और आपके साथ आरंभ में लक्ष्मी जी और आरती जी ने भी बहुत सुंदर साधना कराई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जो साधक हमारे साथ में जुड़े, आशा करते हैं उन्होंने भी इस साधना का आनंद लिया होगा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय सर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मार्गदर्शन के लिए। आदरणीय सर जी। हमेशा की भांति नमस्कार आप सभी को। हमेशा की भांति रवि भाई एवन है